गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आप लोग एक एक जो भी मैं पॉइंट्स बताने वाली हूँ एक दूसरे के साथ लिंक है। सो पूरा देखिए वीडियो। और आज पूरे एक यूनिट यानी जो न्यू सिलेबस में नया यूनिट ऐड हुआ है यूनिट 10 MPGK का, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या क्या बताने वाली हूँ और आप अगर इसको पूरी वीडियो को देख लीजिए और लास्ट में एक ऐसा सोर्स बताऊंगी जिसको फॉलो कर लिया, अगर आपने 1-1.5 महीने जिस तरीके से बताऊंगी पढ़ लिया, तो आपके 10 में 10 या 10 में 9, मेरी गारंटी है 10 में 10 या 10 में 9 आप पाने वाले हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये ऐसा क्या बताने वाली है, तो सोच तो मैं बताऊंगी लास्ट में, बट सबसे पहले जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो सिलेबस डिकोड करूंगी मैं क्या क्या बताने वाली हूँ। इस पेज की हालत ऐसे हो गई है क्योंकि मेरे बैग में था और कल मुझे अर्जेंटली प्रयागराज जाना पड़ा, तो थोड़ी बारिश हो रही थी उधर, इस वजह से इस पेज की हालत ऐसी हो गई है। मैंने लिख लिया था पहले ही। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि क्यों ज़रूरी है यूनिट 10, क्यों ज़रूरी है। यूनिट 10 आपको 10 में 10 नंबर दिला सकता है। MPGK अगर कहीं भी ऐड हो सिलेबस में, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, आपके लिए बहुत स्कोरिंग यूनिट या फिर बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो यूनिट 10 आपको इसलिए पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है कि आप 10 में 10 पा सकते हो। लिटरली विश्वास मानो 10 में 10। अगर आपको लग रहा है नहीं 10 में 10 नहीं पाया जा सकता, तो 10 में 8 या 10 में 9 पा सकते हो। ठीक है। फिर आपको मैं बताऊंगी सिलेबस डिकोड करूंगी भी। सिलेबस डिकोडिंग का मतलब क्या होता है कि एक एक टॉपिक खोल के रख दो आपके सामने कि इस टॉपिक में कितना डीप जाना है, कितना सैलो जाना है, कितनी सारी चीज़ें किस तरीके से पढ़नी है। एक एक टॉपिक में आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि जनजातियों के बारे में किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको मैं बताऊंगी। ठीक है। फिर उसके बाद मैं ये बताऊंगी सिलेबस में कि सिलेबस के कौन से टॉपिक को, मतलब एक एक लिंक के साथ हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो आपको मैं ये बताऊंगी कि किस टॉपिक को पहले पढ़ो उसके बाद किस टॉपिक को पढ़ो। यानी मैं टॉपिक्स की क्रोनोलॉजी को बताऊंगी कि आपको पहले इस टॉपिक को पढ़ना है, फिर इस टॉपिक को पढ़ना है, फिर इस टॉपिक को पढ़ना है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी डेली कितना टाइम देना है और किस दिन से आपको पढ़ना है और क्यों पढ़ना है उसी दिन से, ये भी बताऊंगी। ठीक है। कितने दिन में कंप्लीट करना है और सोर्स जो बताऊंगी इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैं ये क्यों बोल रही हूँ वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम सिलेबस डिकोड करते हैं कि सिलेबस में आखिर है क्या क्या। ओके। तो सबसे पहले हम सिलेबस डिकोड करते हैं। आपको सबसे पहले जब आप यूनिट 10 देखोगे तो उसमें क्या लिखा है कि मध्य प्रदेश की जनजातियां, आपको सिर्फ जनजातियों के इर्द गिर्द ही घूमना है यूनिट 10 में। ठीक है। जनजातियों का आपको भौगोलिक विस्तार, उनकी जो पॉलिटिकल, जो उनके बारे में जो प्रावधान किए गए हैं, राजनीतिक प्रावधान किए हैं या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, वो पढ़नी, उनकी संस्कृति पढ़नी, वो किस तरीके से रहते हैं, उनका जीवन यापन कैसे है। तो यही सारी चीज़ों के इर्द गिर्द आपको घूमना है यूनिट 10 में। तो सबसे पहले तो आप जब भी किसी चीज़ के बारे में आप पढ़ते हो तो सबसे पहले उसका क्षेत्र जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर वो पर्टिकुलर चीज़ है कहाँ पे। तो यहाँ पे सिलेबस में जिस तरीके से मैंने जब देखा सिलेबस को पॉइंट वाइज जो भी सब टॉपिक्स हैं, तो मैंने देखा कि ऑलरेडी वो लोग इसी तरीके से सिलेबस में दिए हुए हैं टॉपिक्स कि आपको एक एक करके जब उन पहला टॉपिक पढ़ोगे तो दूसरे टॉपिक से वो लिंक है, फिर दूसरा टॉपिक पढ़ोगे तो थर्ड टॉपिक से, यानी कि उसी तरीके से उसी क्रम में आपको पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है भौगोलिक विस्तार। अब भौगोलिक विस्तार जैसे कि हमको इतना तो ऊपर ऊपर मोटा मोटा पता होना चाहिए कि भील जनजातियां मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके में रहती हैं, है ना। फिर गोंड जनजातियां दक्षिण पूर्व इलाके में, बैगा जनजातियां दक्षिणी इलाके में, सहारिया जनजातियां मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके में रहती हैं। तो इस तरीके से आपको इतनी चीज़ें, कोल जनजाति पूर्वी इलाके में, जैसे हमारे रीवा सतना में कोल जनजाति रहती है, कोल जाति रहती है ना, जनजाति रहती है, सॉरी। तो इस तरीके से आपको भौगोलिक विस्तार पढ़ना है बहुत अच्छे से, डीपली नहीं, कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन से दिशा में आता है ना। एक एक चीज़ आपको ये पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है वो मैं बताऊंगी, बट आपको एक एक चीज़ मैं खोल के अभी दे रही हूँ। फिर उसके बाद संवैधानिक प्रावधान, यानी कि मध्य प्रदेश में या फिर भारत की जितनी भी जातियां हैं, जनजातियों के बारे में हमें पढ़ना है। तो जनजातियों से संबंधित जो आयोग है वह किस अनुच्छेद में है। जैसे 338 में जनजातियों से संबंधित आयोग है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग 38 का में है शायद। फिर इसी तरीके से मध्य जनजातियों को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। राष्ट्रपति से संबंधित, मतलब जो राष्ट्रपति का जो अधिकार है जनजातियों से संबंधित कि वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जितनी भी संवैधानिक प्रावधान है वो आपको पढ़ने हैं। फिर से मैंने बोला कहाँ से पढ़ना है वो मैं बताऊंगी आपको लास्ट में। फिर आपको क्या पढ़ना है, अब देखो जो सेकेंड सब टॉपिक है, विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं और घुमंतु जनजातियां और उनसे संबंधित कल्याणकारी योजनाएं हैं। अब देखो यहाँ पे आपको खेलना है। जो अभी जब भी नया सिलेबस जब आता है तो बहुत डीपली कोई भी मतलब जो पेपर बनाने वाला था वो बहुत डीप नहीं जाता है, ऊपर ऊपर ही देता है। अब हमारे पास, हमारे मध्य प्रदेश में 3 मुख्य जो पिछड़ी जनजाति हैं, 3 है।
बैगा है, सहारिया है और भारिया। तो हमें सबसे पहले ये हमारा फोकस रहना चाहिए कि इन 3 जनजातियों पे हम विशेष फोकस के साथ इनके सांस्कृतिक, इनकी धार्मिक, भौगोलिक और संवैधानिक सारी चीज़ें हमको पढ़ लेनी, सारी चीज़ें, सारे डायमेंशंस क्लियर कर लेने। कौन कौन से, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, बैगा जनजाति, सहारिया जनजाति, भारिया जनजाति, इनका भौगोलिक क्षेत्र कहाँ है, किस तरीके से इनकी बोली है, क्या साहित्य है इनका, क्या संस्कृति है, कौन सी कलाएँ हैं, कौन सी इनकी उपजातियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इन 3 पे ज़्यादा फोकस करना है सेकेंड टॉपिक पे, ठीक है। फिर घुमंतु जनजातियाँ भी, ये तीनों ही घुमंतु जनजातियाँ, इसी को आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और इनसे संबंधित जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, लास्ट से लेके यानी कि बहुत पहले से लेके जो भी पुरानी कल्याणकारी योजना है, सिर्फ जनजातियों से संबंधित पढ़ना है, वो भी अगर बैगा से संबंधित हो, सहारिया से संबंधित हो, या फिर जो भी मतलब जो पिछड़ी जनजातियां हैं हमारी 3, उनके बारे में, ठीक है। और अभी जो लेटेस्ट में देख लेना है, अगर बजट में कोई ऐसी जनजाति से संबंधित कोई ऐसी योजनाएं आई हैं तो वो पढ़नी है, बाकी तो मैं सोर्स बताऊंगी ही। फिर थर्ड टॉपिक पे चलते हैं। तो मध्य प्रदेश की जनजातियों की संस्कृति पढ़नी है और परंपराएं पढ़नी है। अब इसमें देखो, संस्कृति और परंपरा में आपको क्या क्या पढ़ना है कि कौन कौन सी कलाएं हैं जनजातियों में। जैसे अभी मेंस में गोदना कला आया था, गोदना कला, ठीक है, गोदना कला के टाइप्स, प्रकार आए थे। तो जो हम प्री में पढ़ते हैं वही हमें मेंस में काम आने वाला है, स्पेशली एमपीजीके में, ठीक है। तो एमपीजीके को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है आपको। तो कलाएं पढ़नी है, ठीक है। गोंड में कौन कौन सी, जैसे कि नृत्य कला हो गई, गायन कला हो गई, नाट्य कला हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। स्पेशली हमें विशेष पिछड़ी जनजातियों के पढ़ने हैं। उसके बाद भील को हमें प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। भील हो गया, गोंड हो गया, है ना, इनको भी, कोल हो गई, ये सारी जनजातियों में। त्यौहार हमारे जनजातियों में जैसे कि भगोरिया नृत्य, भगोरिया जो त्यौहार होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्सव, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, भीली भाषा बोली जाती है, गोंडी भाषा बोली जाती है, ठीक। साहित्य बहुत अच्छे से पढ़ना है कि अगर हम साहित्य पढ़ें तो क्या क्या पढ़ेंगे साहित्य में, कि कौन कौन से ऐसी रचनाएं हैं जैसे कि एक दा बैगा करके बैगा जनजाति से संबंधित है ना। तो ऐसे कौन कौन सी रचनाएं हैं जो जनजातियों से संबंधित है। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये को रिलेटेड है। अब कैसे, कि जो हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे, अभी जो नई सिलेबस में एमपी की संस्कृति में सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे, उसमें एक टॉपिक है, सब टॉपिक है मध्य प्रदेश का जनजातीय व्यक्तित्व। तो यहाँ पे भी वही दिया है कि स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातियों का क्या योगदान यहाँ रहा है। स्पेशली अगर कोई जनजाति किसी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रही है, उनमें कौन कौन से व्यक्तित्व ने भाग लिया, उनका क्या योगदान रहा है। यानी कि कुल मिला के हमें जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। चाहे वो गोंड शासिका रही हों अवंती बाई, चाहे वो रघुनाथ शाह रहे हों गोंड शासक, ठीक है, या फिर भीमा नायक हो गए, ठीक है, टांटिया भील हो गए। तो इन सभी जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब स्मार्ट खेलने वाला क्या करेगा कि यूनिट 2 में ही जनजातीय व्यक्तित्व को अच्छे से पढ़ लेगा, और यहाँ पे इतना नहीं भी पढ़ेगा तो चल जाएगा काम, ठीक है। फिर लास्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। तो मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति, अब मतलब कि जो हमारी स्थानीय संस्कृति है, तो संस्कृति में क्या क्या आ जाएंगी, हमारी स्थानीय जो कला है, हमारे नृत्य हैं, गाने, घूम फिर के वही टॉपिक्स आपको यहाँ पे दोहराए जा रहे हैं। अब देखो, उसके बाद मैं बता दूं, ठीक है, ये सारा मैंने रिकॉर्ड कर दिया है कहाँ पे कैसे पढ़ना है। जो मैं एक बुक बताऊंगी लास्ट में, जिस पब्लिकेशन का नाम बताने वाली हूँ, मैंने उन पब्लिकेशन के जो ऑनर हैं उनसे खुद पर्सनली बात की है। उन्होंने मुझे गारंटी दी है। मैंने बोला कि सर, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे डिमांड कर रहे हैं, मतलब मुझसे बोल रहे हैं कि यूनिट 10 के लिए पर्टिकुलर कोई अच्छा सा सोर्स, जेन्युइन सोर्स बताओ, और मैं ऐसे कुछ भी पब्लिकेशन का नाम नहीं बता सकती हूँ। तो क्या आप गारंटी ले रहे हैं कि उस बुक से पढ़ने के बाद उनका कहीं बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन? तो उन्होंने बोला डेफिनेटली 100%। तो मैं उस पब्लिकेशन का नाम बताऊंगी, ठीक है। अब देखो, अभी इसके पहले मैं ये बता दूं डेली कितना पढ़ना है। तो आपको यूनिट 10 में ऐसा समझ लेना है, जब कब से पढ़ना, कब से है तो मैं बता दूं 22 या 23 फरवरी से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। 23 फरवरी से 23 मार्च, ठीक है, एक महीने में आपको डेली 1.5 घंटे यूनिट 10 को देना है। सिर्फ 1.5 घंटे यूनिट 10 को देना है। अगर और कम करना है तो 1 घंटे कर सकते हैं। यूनिट 10 को डेली 1 घंटे दोगे, एक महीने बहुत है, मोर देन इनफ है। उसके बाद आपको रिवीजन करना है, ठीक है। डेली की डेली आप 1 घंटे दे दो या फिर 1.5 घंटे दे दो, ठीक है। और देखो, अब जो मैं सोर्स बताने वाली हूँ, ठीक है, वो है निर्माण IAS। जो संजय गुप्ता सर है उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने बोला कि बेटा आप बिल्कुल बता सकते हो सबको कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और मैंने खुद यूनिट 7 और यूनिट 9 की बुक्स खुद पढ़ी हैं, मैंने उसको रिकमेंड भी करा है। इवन मैंने उसकी बुक भी दिखाई है, मेरे पास थी। जो बुक लिस्ट वाली वीडियो नहीं देखे जाके देख लेना। मैंने खुद पढ़ा है जब यूनिट 7 और यूनिट 9 की बुक, तो मैं मान सकती हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे पास वो बुक है नहीं। सर से पूछा मैंने, सर लॉन्च कब होने वाली? तो सर ने बोला 20 फरवरी तक या फिर 18 से 20 के बीच में ये बुक आ जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ
बात मानो, एक यूनिट के लिए एक सोर्स, इससे ज़्यादा नहीं, और इसके साथ इसकी ऑब्जेक्टिव। तो यूनिट जो निर्माण आईएएस है उसकी जो खासियत है वो ये होती है कि कोई भी टॉपिक होता है, डिटेल में सारी चीज़ें दी रहती हैं, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स दिए रहते हैं। तो आप सिर्फ अभी यूनिट 10 के लिए निर्माण आईएएस को घोल के पी जाना, घोल के पी जाना। अगर उसमें आपको ये लग रहा होगा कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमको याद नहीं हो रही हैं, क्योंकि नो डाउट अगर उन्होंने ऐसा बोला है कि 100% वहीं से आने वाला है, तो थोड़ा सा आपको कंटेंट ज़्यादा मिलेगा, बट आपको वो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर 1.5 घंटे में नहीं हो पा रहा तो 2 घंटे दो, लेकिन यूनिट 10 को ऐसा कर लो कि आप लोग दूसरों से आगे हो जाओ। यूनिट 10 सबके लिए नया है अभी, हालांकि है वही चीज़ें, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें इसमें नई हैं। तो अब कुछ लोग डर रहे होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे इससे भी पढ़ लो, उससे भी पढ़ लो, लेकिन आप मेरे सिर्फ एक बात मानना, यूनिट 10 के लिए निर्माण आईएएस की बुक लो और उसी को बार बार जितना ज़्यादा पढ़ सको, बोलते हैं ना घोट के पी लेना है, घोल के पी लेना, बस वही करना है आपको। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आपका। 10 में 9, 10 में 10 मेरी गारंटी है, संजय गुप्ता सर की गारंटी है। तो इस तरीके से मैंने पूरे यूनिट 10 के बारे में बता दिया है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। 23 या 24 फरवरी से आपको लेके 24 मार्च तक, एक महीने में डेली 1 घंटे, डेली 1.5 घंटे पढ़ना है, एकदम रगड़ के पढ़ो, 10 में 10 नंबर ले आओगे, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अब आगे जो वीडियो आने वाली है वो आएगी किससे संबंधित, तो वो आएगी मॉक टेस्ट से संबंधित। और जो भी आपके कमेंट्स हों या फिर मतलब जो भी डाउट्स हो आप कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज आने वाली हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।